चलिए आइए आज 12th क्लास के ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि स्वेज नहर और पनामा नहर। नाम तो सुने होंगे आप लोग। स्वेज नहर और पनामा नहर के बारे में, इन दोनों नहरों के बारे में आज मैं तुलना करके मैं बता रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस का अंतर क्या है और इन दोनों नहरों का व्यापारिक महत्व क्या है। समझ रहे बात को? इसके व्यापारिक, खास करके इसके व्यापारिक महत्व समझ रहे हैं। प्रश्न में ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कि पनामा नहर का व्यापारिक महत्व को बताइए या तो फिर स्वेज नहर के व्यापारिक महत्व को बताइए। ये सब बहुत कम पूछा जाता है कि इसका निर्माण कब हुआ था, इसकी गहराई कितनी है। ये सब अलग चीज़ है, समझ गए ना बात को। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है या तो फिर पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है। ये सारे प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम बता रहे हैं कि स्वेज नहर और पनामा नहर के बीच तुलना करके हम आज बताएंगे। तो समझिए, इधर स्वेज नहर कहां पर है? मिस्र में। स्वेज नहर कहां पर है? मिस्र में। मिस्र कहने का मतलब इजिप्ट। इजिप्ट कहने का मतलब संयुक्त अरब गणराज्य। अभी के वर्तमान समय में अगर कहा जाए तो क्या कहेंगे? संयुक्त अरब गणराज्य। तो संयुक्त अरब गणराज्य अर्थात तो मिस्र में है स्वेज नहर। आ रही है कृत्रिम नहर है, कृत्रिम, ठीक है। अर्थात स्वतः यह बना हुआ नहर है, बनाया हुआ नहीं है, कृत्रिम है, ठीक है। तो संयुक्त अरब अमेरिका की यह सबसे बड़ी नहर है जो कहां पर है? मिस्र में है। संयुक्त अरब गणराज्य में जो मिस्र में है, जो कि वहां की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर कहलाता है। और ये है, ये बात को समझ गए, इस पॉइंट को आपने समझ गया, ठीक है। और ये जो स्वेज नहर जो है, आपने जीके वगैरह में पढ़ा होगा कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है। तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। ये बात समझ में आ गई। इसका जो निर्माण जो कार्य हुआ था तो सन 1859 ईस्वी में स्वेज नहर का निर्माण का कार्य जो प्रारंभ हुआ था 1859 ईस्वी में हुआ था, जो 1869 में यह बिल्कुल बन करके तैयार हो गया था। समझ रहे बात को? कब बन के तैयार हो गया? 1869 ईस्वी में। निर्माण कार्य इसका कब प्रारंभ हुआ था? 1859 ईस्वी में। और ये बन करके तैयार कब हो गया? 1869 ईस्वी में यह बन करके तैयार हो गया। अब अगर इसकी लंबाई की अगर बात करें, स्वेज नहर की लंबाई की अगर बात किया जाए तो 165 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है? 165 किलोमीटर लंबाई है। और इसकी जो चौड़ाई है मात्र कितनी है? 65 मीटर इसकी चौड़ाई है। ये सब जीके वगैरह में, जीएस वगैरह में, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाता है, पूछता है। समझ रहे बात को? अब यहाँ पर देखिए कि ये सब जो स्वेज नहर के बारे में एक ऐतिहासिक फैक्ट के बारे में बताया, लेकिन अब हम क्या ये स्वेज नहर के व्यापारिक महत्व के बारे में अब आप लोगों को बता रहे हैं कि आखिर स्वेज नहर जब बनाया गया सन 1869 ईस्वी में, जब बन करके ये जब तैयार हो गया तो इसका व्यापारिक महत्व क्या था इसका। समझ रहे हैं? व्यापार के दृष्टिकोण से स्वेज नहर कितना इंपॉर्टेंस है अभी भी पूरे विश्व के लिए, विश्व व्यापार के लिए कितना इंपॉर्टेंस है और कितने सारे देशों को इससे लाभ मिलता है, कितने सारे देश व्यापारिक रूप से एक दूसरे से मजबूत हुआ, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको अब जानकारी दे देता हूं। इसका व्यापारिक महत्व क्या है, किसका? स्वेज नहर का इसका व्यापारिक महत्व क्या है। तो इसमें हमने बताया है कि इसमें पॉइंट में हमने लिखा है कि विश्व के अधिकांश भागों से इसका संपर्क है। विश्व के अधिकांश भागों मतलब विश्व का अधिकांश क्षेत्रफल से, अधिकांश क्षेत्रों से इसका क्या होता है? संपर्क है। व्यापार की दृष्टिकोण से, किस दृष्टिकोण से? व्यापार के दृष्टिकोण से विश्व के कई सारे देशों से इसका संपर्क स्थापित होता है। अब मान लेते हैं कि आ रहा है श्रीलंका, आ रहा है कहां? श्रीलंका आ रहा है पानी का जहाज,
कोई वस्तु को लाद करके व्यापार के दृष्टिकोण श्रीलंका। अब मान लेते हैं श्रीलंका आ रहा है, तो श्रीलंका से भैया भारत कितना दूर है, या भारत आ रहा है समुद्री मार्ग से, तो श्रीलंका से संपर्क स्थापित करने में कितना दूरी रहेगी जी, संपर्क में आ जाएगा ना। तो इसीलिए स्वेज नहर जो है ना विश्व के अधिकांश क्षेत्रों को संपर्क में आता है, जिसके वजह से विश्व के अधिकांश देश इसके व्यापारिक संबंध के लिए मजबूती प्रदान की। बात समझ गए, विश्व के अधिकांश देशों में इसका क्या है, सीधा संपर्क है। और इसमें क्या है कि विश्व में जितना भी सारा जब व्यापार जो होता है, विश्व में पूरे विश्व में लगभग जितना जो व्यापार होता है, उसमें लगभग स्वेज नहर से सिर्फ 15% व्यापार सिर्फ स्वेज नहर से होता है। कितना प्रतिशत होता है, 15% व्यापार स्वेज नहर से होता है, 15% व्यापार। एशिया तो एक विशाल महादेश है, एशिया एक विशाल महादेश है। एशिया के जितने भी सारे जो देश हैं, एशिया के लगभग सभी विकासशील देशों से इसका बिल्कुल क्या हो जाता है, सीधा संपर्क में आता है। लगभग सभी विकासशील देशों से इसका संपर्क हो जाता है। समझ गए बात को। जब स्वेज नहर का जब निर्माण जब नहीं किया गया था, तो दूसरे रास्ते से जब व्यापार जब किया जा रहा था, तो काफी ज्यादा दूरी तय करना पड़ रहा था, काफी ज्यादा दूरी तय करना पड़ता। काफी ज्यादा दूरी तय करने से क्या होगा, खर्च भी ज्यादा आएगा कि नहीं, समय भी ज्यादा लगेगा कि नहीं, तमाम तरह के संसाधनों पर बहुत ज्यादा खर्च उठाना पड़ेगा, वस्तु में भी ज्यादा महंगी हो जाएगी। लेकिन जब स्वेज नहर का जब निर्माण जब हो गया, तो इसकी दूरी में अन्य देशों के साथ इसका व्यापारिक संबंध व्यापार करने के लिए लगभग समझ लीजिए कि समुद्री मार्ग में 800 किलोमीटर की दूरी इसकी कम हो। 800 किलोमीटर दूरी कम होती है क्या, 800 किलोमीटर दूरी कम हो गया। 800 किलोमीटर की दूरी के लिए क्या खर्चा पानी से बचत हो गया कि नहीं, डीजल पानी से बचत हुआ कि होगा कि नहीं, समय पर वस्तुओं का आदान प्रदान होता होगा, व्यापार होता होगा कि नहीं। इसलिए समय के इसमें ज्यादा बचा था और ईंधन की बहुत ज्यादा बचत होने लगी। कब, जब स्वेज नहर का जब निर्माण हो गया, तब 800 किलोमीटर की दूरी कम हो गई इसकी, 800 किलोमीटर की दूरी। बात समझ में आ रही है। सबसे अधिक इससे जो अब बात आती है कि सबसे ज्यादा लाभ ये स्वेज नहर के निर्माण करने से सबसे ज्यादा लाभ आखिर किसको पहुंचा, तो सबसे ज्यादा जो लाभ जो पहुंचा ना, ये ग्रेट ब्रिटेन को पहुंचा। सबसे ज्यादा लाभ किसको पहुंचा, ग्रेट ब्रिटेन को पहुंचा, इसको सबसे ज्यादा लाभ। और इसके साथ साथ फिर स्वेज नहर के बन जाने से क्या होता है, ग्रेट ब्रिटेन को तो लाभ तो पहुंचा ही है, इसमें भारत भी आता है, श्रीलंका भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, ऑस्ट्रेलिया भी आता है, मलेशिया भी आता है। अर्थात हमने पहले ही बता दिया कि स्वेज नहर का निर्माण होने से एशिया महादेश के अधिकांशतः विकासशील देशों का संबंध इससे व्यापारिक संबंध में क्या गया, काफी ज्यादा मजबूती आ गई। बात समझ में आ गई ना, समझ रहे थे। तो इस प्रकार से स्वेज नहर का निर्माण कार्य कब ये बन करके तैयार हुआ, इसकी चौड़ाई लंबाई गहराई कितनी है, ये स्वेज नहर से विश्व के कितना प्रतिशत व्यापार किया जाता है, इन सारी चीजों को हमने बताया। और इसके बाद इसके निर्माण से किन किन देशों को सबसे अधिक लाभ पहुंचा है, ये सारी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब आपको मैं बताता हूं कि किसके बारे में, पनामा नहर के बारे में बताते हैं। देखिए पनामा एक स्थान का नाम है, ठीक है, पनामा एक स्थान का नाम है। वो पनामा जो एक स्थान का नाम है जो है मध्य अमेरिका में, कहां पर है, मध्य अमेरिका में है। और मध्य अमेरिका के पनामा नामक स्थान पर है। तो मध्य अमेरिका में पनामा नहर कहां पर है, मध्य अमेरिका में। इसका अर्थात यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के द्वारा, संयुक्त अरब अमेरिका के द्वारा इसका निर्माण किया गया। और ये जो निर्माण जो हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना। तो प्रथम विश्व युद्ध के पहले ही ये पनामा नहर का निर्माण हो गया था। बात समझ में आ रही है। प्रथम विश्व युद्ध जब 1914 ईस्वी में जब हुआ था, तो 1914 ईस्वी के पहले पनामा नहर का निर्माण हो गया था। इसकी अगर व्यापार की अगर बात करें, इससे व्यापार कब से शुरू किया गया, तो व्यापार सन 1914 ईस्वी से शुरू हो गया था। जैसे ही विश्व युद्ध की प्रारंभ होता है, इससे व्यापार भी प्रारंभ हो जाता है। समझ गए ना। इसे पनामा नहर से व्यापार की शुरुआत कब से हुई, 1914 ईस्वी में व्यापार की शुरुआत होती है। और इसकी लंबाई लगभग 82 किलोमीटर बताई जाती है, और चौड़ाई इसकी 90 मीटर और गहराई इसकी 14 मीटर बताई जाती है। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसका व्यापारिक महत्व क्या है, इसका व्यापारिक महत्व क्या है।
तो इसका व्यापारिक महत्व क्या है कि इसके बारे में देखिए, जब स्वेज नहर का निर्माण हुआ तो कम से कम समुद्री मार्ग की दूरी में कितनी कमी आ गई, 800 किलोमीटर की कमी आ गई थी। लेकिन जब पनामा नहर का जब निर्माण हुआ तो इससे 400 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। क्या 400 किलोमीटर की दूरी कम होगी? 400 किलोमीटर की दूरी भी कम नहीं होती, इससे बहुत सारे संसाधनों की बचत होगी कि नहीं, है ना जी, कम हो गई। और इसके निर्माण से अर्थात पनामा नहर के निर्माण से किन किन देशों की दूरियां कम हो गई, कौन कौन देश काफी ज्यादा नजदीक आ गया? तो इसमें से ऑस्ट्रेलिया आता है, नीदरलैंड आता है। उत्तरी अमेरिका की जो दूरियां है, जो दूरी जो थी पहले ना वो ज्यादा थी, अब दूरी क्या हो गई, काफी कम हो गई। अब दूरी कम हो गई तो व्यापार में फायदा पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? अब मान लेते हैं कि आपको यहां से रांची से ट्रक में या किसी भी वस्तु को लाद करके ट्रक में आपको महाराष्ट्र पहुंचाना है, तो महाराष्ट्र ले जाने में आपको खर्च ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो वस्तु की कीमत भी उस हिसाब से वहां पर बाजार में होगी कि नहीं? अगर मान लेते हैं कि वह वस्तु उसको महाराष्ट्र में मिलना शुरू हो जाए तो वहां के व्यापारी को यहां से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वहां पर उसको सुविधाएं मिलने लगेगी और वस्तु का मूल्य भी क्या होगा, काफी कम। तो इस प्रकार से 400 किलोमीटर की दूरी कम हो जाने से क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, अमेरिका की दूरियां क्या हो गई, काफी कम हो गई, जिससे व्यापार में काफी ज्यादा सुगमता आ गई, व्यापार काफी सुगम होने लगा, खर्च कम लगने लगा। समझ रहे ना? और इसमें क्या होता है कि चीन, जापान, यूएसए के बीच इससे क्या होगा, व्यापारिक संबंध सबसे ज्यादा मजबूत हुआ। किस नहर का निर्माण करने से? पनामा नहर का निर्माण हो जाने से चीन का व्यापार, जापान का, यूएसए के बीच जो व्यापार जो हुआ थी, इन तीनों देशों के बीच में काफी ज्यादा मजबूती आ गई। समझ रहे हो बात को? अब इसमें से एक अंतिम चीज को मैं बताता हूं कि जिस प्रकार से इसमें हमने बताया था कि स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। उसी प्रकार से पनामा नहर जो है, पनामा नहर दो महासागरों को जोड़ता है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और समझ में आ गई ना? इस पर प्रश्न आएगा तो आसानी से बना लोगे, ठीक है? तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर के बारे में आपको